ख्वाबों के घरौंदे पर बिल्डर्स के झूठे वादों की मार और मनमानी अब बीते वक्त की बात हो गई। नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में बिल्डर्स अब ग्राहकों की मंजूरी के बगैर कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रोजेक्ट का तमाम ब्यौरा अथॉरिटी और ग्राहकों को मुहैया कराना होगा। यूपी अपार्टमेंट एक्ट से नोएडा वासियों को और क्या-क्या फायदे होंगे, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी रोक। बिल्डर्स की वादा खिलाफी से बचेंगे लोग। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के फायदे हैं अनेक। फ्लैट बुक करवाते वक्त ब्रोशर में आपको एक आदर्श प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाई जाती है। हरे रंग का इतना इस्तेमाल होता है कि लगता है वाकई फ्लैट के चारों ओर ग्रीनरी ही नजर आएगी। कुछ इसी तरह की उम्मीदों के साथ ग्राहक कंस्ट्रक्शन के साथ ही घर की किश्त चुकाते जाते हैं और घर के सबसे हसीन सपने के पूरे होने का इंतजार करते रहते हैं। इनकी हसरतों पर पहला वार तब पड़ता है जब FAR में बढ़ोतरी का बहाना करके डेवलपर बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। FAR के असर से बिल्डिंग की ऊंचाई को डेवलपर्स बढ़ा देते हैं। FAR यानी खाली जगह और निर्माण का अनुपात। हालांकि अतिरिक्त FAR खरीदने पर बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाना गैर कानूनी है। इसके अलावा कॉमन एरिया में नए टावर खड़े कर दिए जाते हैं। फ्लैट बेचते वक्त जहां लोगों को खुली जगह दिखाई जाती है, वहां पर नए टावर खड़े होने से रहने का मजा ही खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी के जानकार भी मानते हैं कि FAR का ज्यादातर मामलों में गलत इस्तेमाल किया जाता है। की रेपुटेशन है, कुछ ऐसे जिनकी रेपुटेशन नहीं है। अगर हमने अपनी रेपुटेशन को बदस्तूर कायम रखना है और अपने बायर्स को अपनी रेपुटेशन से अवगत कराना है, तो डेफिनेटली हमको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने हर प्रोजेक्ट में, जिससे कि कल को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट ना आए और हमारे जो बायर्स हैं वो मैक्सिमम हमारी तरफ ही आए। मनमानी, धोखाधड़ी, डेवलपर्स की ये सारी तिकड़में अब बीते वक्त का किस्सा हो सकती है। नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो गया है। आखिर क्या है ये अपार्टमेंट एक्ट और किस तरह से ये रेगुलेटर्स की तरह काम करेगा और कैसे फ्लैट बायर्स को अपने अधिकारों को हासिल करने का अब एक मजबूत रास्ता हासिल हो गया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के पास होने के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए हम आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन और CEO रमा रमन का कुछ वक्त पहले दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा सुनवाते हैं। जो जनरल नेचर की समस्याएं हैं, जो अलॉटीज़ की या जिन्होंने फ्लैट बुक किए हैं, तो उसको एड्रेस करें। इंडिविजुअल में तो थोड़ा दिक्कत रहती है क्योंकि वैसा अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इंडिविजुअल अलॉटी की समस्या को, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस दिशा में जो अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार उसको हम अभी रेगुलेटर अपॉइंट करेंगे जो कि उनकी सुनवाई कर सके। यहाँ पर आप चेयरमैन साहब के बयान से उनकी मजबूरी को समझ सकते हैं। जब तक 20-25 ग्राहक किसी एक मामले पर शिकायत दर्ज ना कराए, तब तक वो बिल्डर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा के आने पर भी केवल बिल्डर को बुलाकर शिकायत का समाधान करने का दबाव बनाने का अधिकार अथॉरिटी के पास था। अकेले किसी की शिकायत का समाधान करने के लिए अथॉरिटी को यूपी अपार्टमेंट एक्ट के पास होने का इंतजार था। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब वक्त एकाएक बदल जाएगा। यूपी अपार्टमेंट एक्ट की नियमावली बोर्ड ने जो नोएडा में लागू होनी है उसे अप्रूव कर दी है, तो अब उसका सख्ती से अनुपालन होगा और इससे जो अलॉटी है, अल्टीमेट अलॉटी है, उसके हितों की रक्षा हो सकेगी। बिल्डर उसको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, अपने नक्शों को चेंज नहीं कर पाएंगे आसानी से। उन्हें सारी सूचना मैप सैंक्शन कराने पे फर्निश के टाइम पे फर्निश करनी पड़ेगी, उस पर स्टिक करना पड़ेगा। आखिर क्या होगा यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू होने का असर, एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ग्राहक की मर्जी के बगैर डेवलपर प्रोजेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अगर वादे के विरुद्ध
ओपन एरिया में कोई निर्माण होता है तो ग्राहक प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर अथॉरिटी बिल्डर को आवंटित किया गया प्लॉट भी रद्द कर सकती है। यूपी के आवास विकास विभाग के मुख्य सचिव सदाकांत के मुताबिक जल्दी ही सभी विकास प्राधिकरणों में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू कर दिया जाएगा। ये बात अभी सही है कि अभी भी मार्केट में कुछ बिल्डर्स या ऐसे लोग हैं जो सही जानकारी इन्वेस्टर्स को नहीं देते हैं या कस्टमर्स को नहीं देते हैं। कस्टमर्स भी नहीं जानता है और अथॉरिटीज इसमें हेल्प नहीं करती हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें अथॉरिटीज का होना चाहिए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट ग्राहकों के लिए एक मिनी रेगुलेटर की तरह काम करेगा। हालांकि नोएडा अथॉरिटी भी इसे मजबूरी से लागू करने को ही तैयार हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद इसे लागू करने का खाका तैयार किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 की संशोधित नियमावली को लागू कर दिया है। इस हिसाब से ये एक्ट 2011 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। नोएडा अथॉरिटी ने यूपी सरकार की नियमावली में मामूली बदलाव किए हैं। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में एक्ट को पास करके शासन के पास भेज दिया गया है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के लिए नोडल अधिकारी नोएडा सीईओ को बनाया गया है। इस एक्ट को लागू करने का दबाव तब बढ़ा जब नोएडा सेक्टर 93A में सुपर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में अथॉरिटी पर गलत मंजूरी देने और ग्राहकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगा था। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के फायदों और लागू होने की कहानी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आखिर और किस किस तरह से यूपी अपार्टमेंट एक्ट ग्राहकों के हित की देखरेख करेगा और साथ ही लोगों की इस पर क्या राय है, आइए जानते हैं। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के लागू हो जाने से ग्राहकों और निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब तक बिल्डर्स की शर्तों के आगे बेबस ग्राहक अथॉरिटी से भी नाउम्मीद थे, क्योंकि अथॉरिटी के पास बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार ही नहीं थे। यूपी अपार्टमेंट एक्ट नोएडा के रेजिडेंट्स को, खास करके जो नए यहाँ पे आ रहे हैं, जो फ्लैट्स बुक करा रहे हैं या वो बिल्डर्स के पास जाके अपने रहने की कर रहे हैं, नोएडा ये सोच के कि भी नोएडा में सुकून से अच्छी जगह मिल जाएगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब तक बिल्डर यहाँ पे मनमानी करते थे और एक एक फ्लैट, ये भी केस सुनने में आया कि फ्लैट 3-3 4 लोगों को बेचते। देखिए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इससे कस्टमर्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है और बिल्डर्स की तरफ भी एक लगाम कसने का एक मौका है। लेकिन हम लोगों का मानना है, जैसे प्रेसिडेंट चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, ये एक्ट्स तो बड़े ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन इनको लागू करना, इनके प्रावधानों को इम्प्लाई इन लोगों के ऊपर लगाना, ये मुश्किल होता चला है। अब हालात बदल गए हैं। डेवलपर्स की जवाबदेही अब तय हो गई है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाने से किस तरह से ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सकेगी। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी फॉर्म ए में भरकर प्राधिकरण को देनी होगी। इसमें ओपन एरिया, कॉमन एरिया, फ्लैट और टावर की संख्या, खाली जमीन, सबकी विस्तार से जानकारी होगी। निवेशकों को फॉर्म बी में सारी जानकारी भरकर प्राधिकरण को देनी होगी। इसमें बिल्डर्स की तरफ से किए गए वादे का विवरण होगा। बिल्डर और निवेशक के बीच रजिस्टर एग्रीमेंट होगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट का नक्शा प्राधिकरण को देना होगा। बिल्डर प्रोजेक्ट में बदलाव कम से कम 51% निवेशकों की लिखित सहमति पर ही कर सकता है। निवेशकों का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाएगा। इसका पंजीकरण भी होगा। वो प्राधिकरण के संपर्क में रहेंगे। फ्लैट देने में देर होने पर बिल्डर के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है। अब निवेशक प्राधिकरण में इसकी शिकायत कर सकते हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट के रेट में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। ग्राहकों को उनके अधिकार देने की इस पहल को RWAs की एसोसिएशन कॉनरवा ने ग्राहकों के अधिकार की बड़ी जीत बताया है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में पारित किया था और जिसके संबंध में अधिसूचना 15 मार्च 2010 को हो चुकी थी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट पास कर दिया और उसको लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी,
तो मेरे हिसाब से तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में उसी समय लागू हो जाना चाहिए था। प्राधिकरण द्वारा ये कहना है कि हम अब लागू कर रहे हैं, क्या ये प्राधिकरण का ऑप्शन है कि वो उसको लागू करें ना करें? स्टेट गवर्नमेंट के कानून को प्राधिकरण मानने से मना कर सकता है? ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन पर पहल करने के बाद सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है। जानकार मानते हैं कि इन सारे कदमों से इस मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा प्रॉपर्टी बाजार पर और बढ़ेगा। इस एक्ट के लागू होने से ग्राहकों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानने की पूरी आज़ादी रहेगी। पूरा अगर कोई बिल्डर उनकी सुनवाई नहीं करता, पूरी तरह से उनको बात को नहीं समझता, तो उनको ये अच्छा फोरम मिल गया है अपने समस्याओं का निवारण करने का। तो इस तरह से एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन के काम में। नोएडा में लागू किए गए इन कदमों के बाद अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की ओर लगी हुई हैं। उम्मीद है कि अगला और सबसे बड़ा कदम रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के लागू होने के तौर पर सामने आएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर के आते ही प्रॉपर्टी बाजार में होने वाली तमाम धोखाधड़ियों पर लगाम लग सकेगा। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तमाम फायदों को हमने आपको विस्तार से बताया। ये कदम निवेशकों के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होगा। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी करके एक गैर जरूरी कदम उठाया है। जमीन की कीमतें बढ़ने से क्या होगा प्रॉपर्टी बाजार पर असर, दिखाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नोएडा अथॉरिटी ने एक तरफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू करके निवेशकों में एक नया जोश भर दिया है, तो दूसरी ओर जमीन की कीमतों में इजाफा करके मंदी के माहौल में निवेशकों, डेवलपर्स और यूजर्स को मायूस कर दिया है। जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत रखने वालों की जेब को ज्यादा ढीला होना पड़ेगा। मंदी की मार से प्रॉपर्टी मार्केट का हाल बेहद बुरा है। हालात इस कदर खराब हैं कि डेवलपर्स ने 1 साल से कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। इस वक्त तो डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए स्कीम्स का दांव भी खेल रहे हैं, जिससे दाम घटाए बगैर ग्राहकों को कम कीमत पर फ्लैट बेचा जा सके। खराब हालत से सबक लेते हुए पिछले दिनों गाजियाबाद प्राधिकरण ने जमीन की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन सब से नोएडा अथॉरिटी ने कोई सबक नहीं लिया और नोएडा में जमीन की कीमतों में 10.5 से 33% तक का इजाफा कर दिया है। और ये बेसिकली एवरेज इसका जो बढ़ोतरी हुई 10% हुई है, और एक महीने में देखा जाए तो ये कोई बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है पिछले 1 साल का, उसके अनुसार हमने अपनी संपत्तियों का की दरों का पुनर्निर्धारण किया है। और एक तरह से देखा जाए तो जो पिछले साल के दर हैं उसी पे, चूंकि रुपए के जो परचेज पावर है उसमें कमी आई है इन्फ्लेशन की वजह से, तो करीब उतना ही रेट है जितना पिछले साल है। इस बढ़ोतरी का प्रॉपर्टी मार्केट पर कैसे असर होगा, ये जानने से पहले देखते हैं किस तरह से नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर अलग अलग कैटेगरी में अलॉटमेंट रेट बढ़ाए गए हैं। नोएडा में ग्रुप हाउसिंग, रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी की कीमतों में 10.5% की बढ़ोतरी की गई है। इंडस्ट्रियल लैंड का अलॉटमेंट रेट 7.8% बढ़ा दिया गया है। कॉमर्शियल जमीन की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ग्रेटर नोएडा की जमीन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में 1 अप्रैल से ही बढ़ी दरें लागू की गई थी, जिन्हें फरवरी में मंजूरी दी गई थी। बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, तो वहां पर रिहायशी इस्तेमाल के लिए जमीन की कीमतों में 12.7% का इजाफा किया गया है। ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन की कीमतों को 33.5% तक बढ़ा दिया गया है। मनोरंजन के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में लैंड अलॉटमेंट रेट 13.5% बढ़ाया गया है। इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स के लिए जमीन के आवंटन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को जहां अफोर्डेबल घर मुहैया कराना अथॉरिटी का मकसद होना चाहिए, वहीं इस कदम से नोएडा में घर खरीदना
मिडिल क्लास के बजट के बाहर की चीज हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से मंदी है। घरों की बिक्री नहीं हो पा रही। दूसरे विकास प्राधिकरण कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। ऐसे में जमीन महंगी करने के नोएडा अथॉरिटी के फैसले को डेवलपर और बायर दोनों गैर जरूरी बताते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर इस वक्त लाखों फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। मंदी की मार के बीच कीमतें ना बढ़ने से एंड यूजर्स फ्लैट खरीदने के इस मौके को भुना रहे थे। काफी समय से कीमतों में बढ़ोतरी ना होने से इन इलाकों की प्रॉपर्टी अफोर्डेबल भी हो गई थी, लेकिन हालिया बढ़ोतरी डेवलपर्स के मुनाफे पर डेंट की तरह काम करेगी और नतीजतन यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। डेफिनेटली प्रॉपर्टी की वैल्यूज पे असर आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ेंगी, इफेक्ट एंड कस्टमर्स पे जाएगा। दिल्ली एनसीआर में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें काफी समय से काबू से बाहर हो गई थी, वहीं नोएडा के कई इलाके ऐसे थे जो ग्राहकों को हर बजट की प्रॉपर्टी मुहैया करा रहे थे। ऐसा ही एक विकल्प है यमुना एक्सप्रेसवे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से एक बेहतरीन लोकेशन बनने को बेकरार है। लेकिन लैंड अलॉटमेंट के रेट बढ़ने से ये इलाका भी अब अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा। हालांकि अथॉरिटी की दलील है कि कीमतों में बढ़ोतरी कोई नई बात नहीं है और ये हर साल की जाती है। इस साल लोकसभा चुनावों की वजह से इसमें देरी हो गई। जमीन की कीमतों और महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाना जरूरी था। हर साल फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ये एजेंडा रखा जाता है, जो कि चुनाव थे इस वजह से आचार संहिता के कारण अप्रैल में नहीं बोर्ड मीटिंग हो सकी थी और नहीं रखे जा सके थे। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा तो यही था कि हमने अपनी संपत्तियों की दरों को पुनर्निर्धारित किया है। इस पर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की दलील है कि अथॉरिटी को पहले मार्केट सेंटिमेंट्स में सुधार आने का इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद ही बढ़ोतरी का फैसला करना चाहिए था। नोएडा की तमाम RWS अथॉरिटी के इस फैसले का विरोध कर रही है। इनका कहना है कि नोएडा में अलॉटमेंट के लिए जमीन ही कहां है, या तो जमीन बेच दी गई है या फिर किसानों के पास है। इनका कहना है जब जमीन है ही नहीं तो फिर कीमतें बढ़ाने का अधिकार अथॉरिटी को किसने दे दिया। रेजिडेंशियल सेक्टर जो आज जमीन उनके पास है ही नहीं, उसका रेट बढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है कि ट्रांसफर चार्जेस बढ़े हुए सर्कल रेट पर मिलेंगे। या तो उन सेक्टरों में रेट बढ़ाना या नए रेट फिक्स करना कि जो नए इनके पास जमीन है जिसको इनको अलॉटमेंट करनी है। पुराने सेक्टरों में इनके पास जमीन तो है नहीं, तो रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है? सिर्फ एक ही नजरिया आता है कि जो लोग रीसेल करके ट्रांसफर करते हैं तो उस पर ट्रांसफर चार्ज बढ़ाते हैं, तो गलत है। दरअसल इस बेवजह की बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज से खरीदारों की जेब हल्की हो जाएगी। इस तरह इंडस्ट्रियल लैंड के दाम बढ़ने से वहां पर भी महंगाई का असर होगा। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी अथॉरिटी के इस फैसले पर विरोध जताया है। देखिए, नोएडा का इंडस्ट्रियल रेट बढ़ाना एक ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी कोई इंडस्ट्रीज जब आता है तो कम बजट या कम पैसा ज़मीन के ऊपर खर्चता है, मैक्सिमम पैसा वो लगाता है अपने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। नोएडा एक औद्योगिक शहर है। जब 1976 में इसकी स्थापना करी गई तो सिर्फ इसका मूल रूप यही था कि यहाँ पे उद्योग आएंगे। धीरे धीरे प्राधिकरण यहाँ पे बिल्डर्स ले आया, कॉमर्शियल ले आया, ITs ले आया। वो भी अच्छी बात है शहर के डेवलपमेंट के लिए, पर रेट उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी बढ़ाता चला गया। आज जो रेट बढ़ाए गए हैं उससे इंडस्ट्री में जो नया एंटरप्रेन्योर आ रहा होगा वो 6 बार सोचेगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कीमतों में बढ़ोतरी से सबसे बुरा असर सेकेंडरी मार्केट पर होगा। जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी से रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा, जिससे रीसेल के बाजार पर काफी असर पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर अथॉरिटी ने नोएडा की जरूरतों को समझा होता तो वो जमीन के दाम बढ़ाने का फैसला कभी नहीं लेती। महामंदी के इस माहौल में आम ग्राहकों के साथ ही डेवलपर्स के लिए भी ये फैसला एक जोरदार झटके की तरह है। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली में भी प्रॉपर्टी खरीदना जल्द ही महंगा हो जाएगा। सरकार ने वहां पर भी सर्कल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। दिल्ली के कई इलाकों के लिए A1 कैटेगरी का तमगा मुश्किल की वजह बनने वाला है। क्या है वो मुश्किलें और इनका क्या समाधान हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो राजधानी के कई इलाकों में पहले ही प्रॉपर्टी की कीमत कई करोड़ रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुकी है, लेकिन पहली बार सरकारी तय कीमत 10 लाख रुपए तक पहुंचाने की योजना बना ली गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सुपर पॉश कॉलोनियों को अब नई A1 कैटेगरी में डालने का फैसला लिया है। इन इलाकों में अब प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 10 लाख प्रति वर्ग मीटर की होगी। अब तक दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्किल रेट वाली कॉलोनियां A कैटेगरी में आती हैं, जहां का सर्किल रेट फिलहाल 6,45,000 प्रति वर्ग मीटर है। नई कैटेगरी में ल्यूटेंस दिल्ली के इलाके, जोरबाग, माता सुंदरी रोड जैसी कॉलोनियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार हर कैटेगरी के लिए सर्किल रेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन करने जा रही है। राजस्व विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक अब तक दिल्ली में A से लेकर H तक 8 कैटेगरी में कॉलोनियां बांटी गई हैं। नई कैटेगरी यानी A1 कैटेगरी बनने के बाद दिल्ली में कॉलोनियों की कुल 9 कैटेगरी हो जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी में 18% से लेकर 100% तक सर्किल रेट बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे पहले जब भी सर्किल रेट बढ़ाए जाते थे तब A कैटेगरी में रेट सबसे ज्यादा बढ़े, लेकिन सरकार के सूत्रों की माने इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी B और C कैटेगरी में होने वाली है। रिहायशी इलाकों में बढ़ोतरी बस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन सड़कों को कमर्शियल या मिक्स्ड लैंड यूज के लिए नोटिफाई किया गया है वहां सामान्य बढ़ोतरी के अलावा 20% सर्किल रेट और बढ़ाया जाएगा। रिहायशी कॉलोनियों के अलावा पहली बार खेती की जमीन के लिए भी सर्किल रेट कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब तक ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 54 लाख रुपए प्रति एकड़ की है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 1.5 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यूं तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यानी 10 से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी तय की गई है, लेकिन कमर टूटेगी तो मिडिल क्लास की, क्योंकि बीच वाली कैटेगरी के लिए 100% तक कीमतें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। अब यह प्रस्ताव राजस्व विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है, जहां से मुहर लगने के बाद उपराज्यपाल इसे मंजूरी देकर कानून की शक्ल दे देंगे। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ दिल्ली आज तक। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली टॉप 10।